प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लग्न, नवांश और दशमांश के साथ उपस्थित हूँ, जहाँ मैंने सुबह आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखें तो जाकर के अवश्य ही देख लीजिए। सुबह के कार्यक्रम में 10 बजे से 11 बजे वाले में इस लग्न कुंडली के विश्लेषण में मैंने नक्षत्र सहित आदि चीज़ों का विश्लेषण किया था। उसी कुंडली को आगे बढ़ाते हुए नवमांश और दशमांश को लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ का जो सप्तमेश है वो गौर करिए यहाँ का लग्नेश बन गया, और यहाँ के जो धन भाव के अधिपति हैं वो यहाँ के लग्नेश बन गए। ये अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति अगर चाहे तो कल को अपना व्यापार भी कर सकता है, वाणी से संबंधित या कोई भी, क्योंकि बुध भी लग्न में बैठे हैं और चंद्रमा भी जन्म कुंडली में साथ ही बैठे हैं। जन्म स्थान से थोड़ा दूर वगैरह भी जाना चाहें तो थोड़ी मध्यम दूरी पे जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र में 2, 5, 8, 11 राशियां बनी हैं। यहाँ पे 3, 6, 9, 11 और यहाँ पे 2, 5, 8, 11। बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मध्यम दूरी पे जा सकते हैं। आप अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में जा सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए 2 तारीख अच्छी रहेगी। गुरुवार, शनिवार और शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। नक्षत्र में आपकी कुंडली में विशाखा, मृगशिरा, भरणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु और उत्तराषाढ़ा छोड़ करके उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, पुनर्वसु और पुष्य, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। अश्विनी और रोहिणी भी नक्षत्रों के क्रम में। अब आपको मैंने अंक बताया, तारीख बताई, दिशा वगैरह बता देता। अब एक बात यहाँ समझते हैं कि नवमांश कैसा है। नवमांश का विश्लेषण लग्न के अधिपति उच्च के, और यहाँ पे लग्न के अधिपति गुरु मित्र की राशि में नहीं है, शत्रुवत हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति के संबंध में मंगल, गुरु, शनि मंगल का प्रभाव, पर शनि मंगल केंद्र में और गुरु चंद्रमा केंद्र में। ये अच्छी बात होगी। शनि मंगल के कारण थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, लेकिन गुरु चंद्रमा के केंद्र में होने से और लग्नेश के केंद्र में होने से ये बात शुद्धतम स्थिति को प्राप्त करेगी। यहाँ सूर्य मित्र की राशि में, जहाँ के अधिपति मंगल लग्न को देख रहे हैं, ये अच्छी बात हो। गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, गुरु का प्रभाव शुक्र पे और गुरु का प्रभाव राहु से प्रभावित। इस वजह से ऐसी स्थिति में कई बार धर्म उतना ज़्यादा नहीं होता जितना व्यक्ति को करना चाहिए। वो प्रैक्टिकल भी होता है और उसके पास अनुभव ज़्यादा हो जाने पे कई बार वो घमंडी भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति ना हो। विशेषतः गुरु में शुक्र, गुरु में राहु वाली दशा में, गुरु में राहु का जब अंतर आएगा तो आपको विशेष सावधान होने की आवश्यकता होगी। बुध जन्म कुंडली में केतु के साथ बैठे हैं, और जो आपकी कुंडली के लिए होते हैं सुख भाव के अधिपति, माता से लाभ। यहाँ का जो धन भाव का अधिपति है वो गुरु जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में, मतलब थोड़ी सी कमजोरी। और कर्म क्षेत्र के लिए वो स्वग्रही। इसका मतलब है कि व्यक्ति को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहिए। रिसर्च, कानून और कानून की किताबें, खूब पढ़ने का काम, खूब पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ने का काम करिए। प्रत्येक दिन एक नई धारा विकसित करिए अपने जीवन में, एक नई धारा जोड़िए और इतना ज़्यादा ज्ञान का प्रभाव अपने अंदर बढ़ा लीजिए। मैं समझता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में हों, जिस भी क्षेत्र में, कम से कम आप उस क्षेत्र में इतनी मजबूती से अपने आप को आगे कर लीजिए कि कोई आपकी कलाई ना पकड़ सके। चाहे वो 60 वर्ष का व्यक्ति हो, चाहे आप खुद हो, कोई आपकी कलाई ना पकड़ सके, इतनी मजबूती। और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गुरु स्वग्रही होकर के लग्न में बुध को लेकर के बैठे हैं, जो बुद्धिमान बनाता है। यहाँ पे जन्म कुंडली में धन भाव में 1 नंबर की राशि का बनना व्यक्ति को पुष्टित, मजबूत, बुद्धिमान, यशस्वी, गुणकारी और संतान से भी व्यक्ति को, अगर आप जो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, वो आपकी संतति आपकी इच्छा पूरी कर देगी। क्योंकि यहाँ सूर्य बैठे हैं और यहाँ के अधिपति केंद्र में धनु राशि के बैठे, जिसके अधिपति उसको देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में कि यहाँ के जो चतुर्थ पंचम भाव के अधिपति हैं वो गुरु से देखे जा रहे हैं, और यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है, ये तो खैर चाटियाँ लगे। तो यहाँ पे ये बुध का प्रभाव, और द्वितीय भाव में जब नवमांश कुंडली में मेष राशि बनेगी तो व्यक्ति को बुद्धि संपन्न बना देगी। यहाँ बुध लग्न में, यहाँ बुध द्वितीय भाव में, और यहाँ बुध लग्न को देख रहे हैं। बुध आपकी कुंडली के लिए बहुत ही मजबूत और परिपक्व ग्रह के रूप में देखे जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में जातक की कुंडली में बुद्धिमत्ता का कोई, किसी को प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको जो ठसक लगी है कि मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, वो कारण मैंने सुबह के कार्यक्रम में बना रखा है। ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है, ये आप जानते हैं। ऐसी स्थिति अब नवमांश कुंडली में ही देखिए आप, तो मंगल लग्न को देख रहे हैं, जो भाग्य के अधिपति। सूर्य मित्र की राशि में, शुक्र राहु के संग स्वग्रही। ये शुक्र राहु के साथ व्यक्ति को धनाढ्य और धनी पत्नी मिलने के साथ साथ, अगर वो धनी नहीं है तो धन आने के बाद मिल जाए। और व्यक्ति
जो है वो सुंदर पत्नी के प्राप्त करने के अतिरिक्त उसके पास अनुभवों का विशाल संग्रह होता है, जहां वो अपनी पत्नी की बात आसानी से मान सकता है। कारण क्योंकि इस पे गुरु का प्रभाव उसको अनुभवी बना देगा। जो आपकी कुंडली में पराक्रमेश है वो जाकर के 6वें भाव में या 8वें भाव में बैठा तो निश्चित रूप से आपके किसी भी स्थिति में वो आपके साथ अडिग रहने वाली और खड़ी रहने वाली। उनके जीवन में धर्म है, उनके जीवन में लड़ने की क्षमता है, उनके जीवन में साहस है, उनके जीवन में आपके नौकरी के प्रति आभार और चिंता है। आपके जीवन में जो नवमांश कुंडली देख रहा हूँ उसके आधार पर सुख है, समृद्धि है, वैमनस्व नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ऊर्जा बहुत अच्छी है, दुश्मनों से लड़ने और उससे बचाने की शक्ति आपकी पत्नी के पास है, और वो चपल चंचल चालाक है और धनाढ्य है। अगर आप कल को उनके नाम पे कोई कारोबार भी करना चाहते हैं तो निसंकोच कर सकते हैं। ये आपकी नवांश कुंडली, जहाँ लग्न से केंद्र में गुरु, लग्न से केंद्र में चंद्रमा, चंद्रमा से केंद्र में गुरु, लग्न से केंद्र में शनि, और इस कुंडली के लिए वो 12वें भाव के अधिपति होकर के लग्न इसके साथ बैठे हैं। तो थोड़ी बहुत स्थितियां, हालांकि दाम्पत्य भाव फिर भी विस्तर के सुख के लिए कभी भी कमजोर और खराब नहीं होगा। पत्नी प्रेम ज़्यादा करती हैं पर वो कई बार प्रकट नहीं करती हैं। इस भाव को कमजोरी से बिल्कुल ही दबा देने की आवश्यकता है, और निस्संदेह मैं ये बात कहता हूँ कि दाम्पत्य आपका कभी भी कमज़ोर नहीं है। कारण क्योंकि गुरु चंद्रमा का प्रभाव है, बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं। उनकी वाणी को समझिए, उनके भावों को समझने की आवश्यकता है, और उनके उच्च श्रृंखल होने की स्थिति को समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो शनि उच्च के बैठे, यहाँ पे शनि जो है वो अपने मित्र की राशि में, अच्छी बात है। चंद्रमा मित्रवत, सूर्य मित्रवत, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में परिवर्तन के साथ, तो मंगल और बुध की दशा। नवांश कुंडली में सारे ग्रह अच्छे भी होते जा रहे हैं क्योंकि शनि भी बढ़िया गुरु के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे ये भाव सामान्य दाम्पत्य से भी ज़्यादा बेहतर करेगा, क्योंकि इस भाव का अधिपति जरा देखिएगा तो मंगल से दृष्ट है, मतलब चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर मंगल का प्रभाव रहेगा। तो शनि और मंगल दोनों का प्रभाव रहेगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति पे मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि पड़ गई और चतुर्थ भाव के अधिपति द्वितीय भाव में चले गए। ऐसी अवस्था में माता के सहयोग से, कुटुंबजनों के सहयोग से, दाम्पत्य में पति और पत्नी एक दूसरे के सहयोग से घर, भवन, भूमि, वाहन आदि इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर है? दशमांश कुंडली में मंगल यहाँ भी 3 नंबर में, यहाँ पे मंगल नीच की स्थिति में थे, इस वजह से कमज़ोर, मंगल कमज़ोर हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी मंगल जो है वो 6 नंबर में बैठे हैं, जो और उसके आगे जो थोड़ी सी कमज़ोरी मुझे दिख रही है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा बल और उसको होना चाहिए था, क्योंकि ये भाग्य के अधिपति हैं। इन पे किसी भी तरीके से अगर कि एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती। यहाँ भी नहीं पड़ रही है, गुरु की दृष्टि है, इस वजह से यहाँ तो ठीक है, पर यहाँ कम से कम थोड़ी कमजोरी है। सूर्य जन्म कुंडली में मित्रवत, मित्र के नवांश में बहुत अच्छा, यहाँ वो सूर्य सामान्यतया ठीक थे, बहुत बढ़िया थे, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, पर यहाँ से ज़्यादा अच्छे यहाँ हैं। इस कुंडली के लिए वो ठीक नहीं होते हैं। इस कुंडली के लिए वो आपको आपके अधिकार संपन्नता की स्थिति को बता रहे हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने अधिकारों को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और सरकार से जुड़ करके ही काम करते रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय अगर मन करेगा तो गुरु की दशा में आप अंतिम में कर दीजिएगा। शनि से संबंधित आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपकी कुंडली में ये बात बनेगी, पर व्यवसाय अंतिम में शनि की दशा में करने की आवश्यकता। हालांकि उस समय आप तक आपके पास एक अच्छा खासा जो है वो स्टेट जो है वो धारण कर लेंगे, आप अच्छे खासे पद पे चले जाएंगे शनि की दशा में। तो ये चंद्रमा ठीक बैठे हैं और मित्रवत होकर के बैठे हैं, खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप अपना खुद का ही काम करिए, कहीं किसी के पास नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को कितना आप स्टैब्लिश कर लेंगे, जितना आप खुद से काम से ही करेंगे, वो किसी दूसरे के पास ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मंगल आपकी कुंडली में थोड़े कमज़ोर होंगे, बुध आपकी कुंडली में यहाँ से वो ठीक हैं, लेकिन यहाँ से वो ठीक हैं क्योंकि यहाँ पे भी वो जन्म कुंडली में अच्छे भाव के अधिपति नहीं थे, यहाँ पे अच्छे भाव के अधिपति हैं भाग्येश होकर के। इस वजह से कम से कम आपको वो सहयोग देंगे, आपके दैनिक आय में मंगल का प्रभाव ठीक रहेगा। बुध जो है वो इस कुंडली के लिए यहाँ पे कम से कम आपकी बुद्धिमत्ता और आपके चीर परिचित अंदाज में सबको किस तरीके से हराना है, ये आपको बुध आपसे बताएंगे। शुक्र और बुध का प्रभाव आपको अनुभव में वृद्धि रखने वाला और तार्किक और समझदार बनाने वाला बनाएंगे। क्लियर है? बुध के बाद गुरु आपकी कुंडली में दशाक्रम में, उनका सुख बढ़ेगा, सांसारिक सुख बढ़े, भौतिकीय सुख बढ़े, नौकरी में लाभ बढ़े, पद की वृद्धि हो, गुरु की दशा में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी उनका प्रभाव है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में स्वग्रही बढ़िया है, धनाढ्य, धन संपत्ति श्रेष्ठ और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ अनुभवगम्य बनाते हैं, और व्यक्ति गंभीर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, कारण क्योंकि चंद्रमा और गुरु का संयोग आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देगा, तो आप अपलिफ्ट ही करेंगे, आगे ही बढ़ेंगे।
शुक्र के बाद शनि जन्म कुंडली में गुरु के साथ बैठे हैं, थोड़ी बहुत कमजोरी और कई बार हृदय क्षेत्र थोड़ा प्रभावित ना हो, गंदे और ऊंचे लोगों से, जो बहुत निकृष्टतम लोग हैं, उन लोगों से बचने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि आप कभी भी, ये स्थिति लग्न कुंडली में तो नहीं है लेकिन नवांश कुंडली में थोड़ी सी स्थिति है, अगर हो सके तो पत्नी को भी कहिए कि अच्छी संगति में रहें, और अगर वो है ठीक है तो आप अपने दोनों ही लोगों को, अपने आसपास के लोगों से, पड़ोसी से कभी भी किसी भी प्रकार से द्वंद्व करने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। क्लियर है। और आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य दोनों 12वें और 6वें हैं। जितना ज़्यादा हो सके नैतिक बन के रहिए। किसी भी तरीके से अगर अशुद्ध इनकम कमाएंगे तो वो दिक्कत करेगा और वो आपके संतान पे नुकसान करेगा, क्योंकि बुद्धि उसकी भ्रष्ट होती जाएगी। आजकल के कार्यक्रम में मैंने कल के कार्यक्रम में बात कही थी कि अगर आप अपनी संतति को बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और निश्चित रूप से चाहते हैं कि वो बड़ा अच्छा बन जाए, तो आप अपने धन कमाने की गति को ठीक कर लीजिए और ये विचार करिए कि आप कहाँ कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। उस पुत्र के जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो प्रकार आपने खरीदा है, जो इंच खरीदे हैं, जो रबड़ खरीदा है, जो भोजन टिफ़िन बॉक्स जिसमें आप उसको भोजन दे रहे हैं, चाहे जो भोजन वो कर रहा है, जो कपड़े उसने पहने हैं, जो जूते पहने हैं, जो टाई उसने लगाई है, वो किस सोर्स ऑफ उसका इनकम क्या है। अगर वो गलत जगह से पैसा कमाया गया है तो निश्चित रूप से वो उसको प्रभावित करेगा। आपको तो वो चीज़ें शायद दिखाई ना दे क्योंकि जेब गर्म रहती है, पर उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है, तभी जाकर के वो बिगड़ता है और बाद में आपका ही बाल नोचता है। इस वजह से अपनी शुद्ध इनकम पे ध्यान दीजिए। ऐसा करने से कम आप घूसखोरी और गलत काम और गलत तरीके से निंदनीय कृत्य करने से बच जाएंगे। पुण्य का फल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको एक श्रेष्ठ संतति का वर भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। दशमांश कुंडली पे 12वें हैं सूर्य शुक्र शनि, ये यहाँ पे थोड़ी कमजोरी, पर हाँ ये एक बात कहूँगा कि यहाँ भी धन भाव के अधिपति 12वें भाव के अधिपति धन में, धन के अधिपति हैं, धन के योग, घबराइए मत। चंद्रमा की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ। मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए अच्छी रहेगी, शुक्र की दशा आपकी कुंडली के लिए अच्छी रहेगी। मंगल की दशा आरंभ में दिक्कत करेगी, बाद में ठीक हो जाएगी। षडबल में सबसे कमजोर सूर्य है, पिता के साथ संबंध और पिता का सुख, पिता के साथ और पैतृक संपत्ति कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। पैतृक संपत्ति में किसी भी तरीके का विलंब और झगड़ा और झड़ा फसाद ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं एक बात बता दूं, किसी को देने से बचिएगा, दारिद्र दोष लगा हुआ है, दे देंगे तो निकलेगा नहीं। फीस पहले, काम अच्छे से और हृदय से मजबूती से उपस्थित होइए। बाकी की चार्ट में बता दूं, आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली जो बनी है उसमें तो लग्न में बुध बैठे हैं जो आपको लाभ देंगे, और मैं समझता हूं कि आपको भाग्य का बल भी मिला है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति नीचा भिलासी नहीं होते तो और भी मंगल ही आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र और भाग्य का बल दे सकते थे, और केंद्र में अगर सूर्य हो जाते और गुरु तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती थी, जो कि नहीं है। यहाँ सूर्य जो है वो 12वें, गुरु का प्रभाव रहेगा थोड़ा कमजोर। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में है, क्योंकि D7 चार्ट में मंगल बढ़िया बैठे हैं, शुक्र और चंद्रमा उनके साथ कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी, ये बात गारंटी है। बलाबल के आधार पे आपकी कुंडली में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की चीज़ें मिलती हैं, और ज्ञान का पक्ष भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगी। और आपकी कुंडली में शनि में बुध वाली जो दशा है या गुरु में बुध वाली जो दशा है वो और भी ज़्यादा अच्छी जाएगी। गुरु आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में वो सब भौतिकीय सुख देंगे जो आपको चाहता है, व्यक्ति जो चाहता है, जो उसकी इच्छा है। शुक्र के पास बल है, आपकी बुद्धिमत्ता कभी भी विनष्ट नहीं होगी, आपका भाग्य बल हमेशा बना रहेगा, आपका धर्म पक्ष हमेशा बना रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी भी आपके पास रहेगी। और साथ ही साथ अगर जो आपके पास धन आपने इकट्ठा किया है उसके बारे में कभी किसी से कोई चर्चा मत करिए। एक बात और बता दूं, आप हमेशा ही अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहते हैं और ये आपकी सबसे अच्छी बात है। आप किसी के सहारे नहीं बढ़ना चाहते, ये आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बात है। धन के मामले में आपको थोड़ी बहुत मशक्कत देखने को मिलेगी, इकट्ठा करने में दिक्कत होगी, हालांकि धन की समस्या नहीं होगी, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। क्लियर है। दशा कौन सी अच्छी जाएगी इस पे चर्चा कर देता हूँ। बुध, शुक्र और गुरु की दशा धनदायक होगी, पर उसके साथ आपको मेहनत भी करवाएगी। गुरु की दशा काम भी मिले और मेहनत भी हो और व्यक्ति को खाने पीने की फुर्सत तक ना रहे। और वहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल, इनकी दशाएं आराम से बीतती हैं। व्यक्ति थोड़ा आराम तलवी से गुजरता है, और लेकिन धन वहाँ भी मिलता है, पर वहाँ पे काम थोड़ा कम सा होता है। राहु केतु की दशाएं भी आपको आपके जीवन में ऐसे ही कुछ रही थी। राहु में भी कम था काम, मंगल में भी कम था काम, मंगल में भी कम था काम, राहु में भी कम है काम। गुरु की दशा में काम बढ़ेगा
और गुरु के बाद शनि की दशा में फिर काम कम होगा, पर आपके अंडर में लोग आ जाएंगे, फिर आपके पास लिमिटेशन में ही काम रहेंगे, जो आपकी श्रेणी बढ़ा देगी। शनि उच्च के हैं, निश्चित रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य की पूजा करते रहिएगा, सूर्य को अर्घ देते रहिएगा, मांसाहार त्यागने की आवश्यकता है। रविवार को नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर हो सके तो पंछियों को अनाज अवश्य दिया करिए। चना और गुड़ का सेवन अपने भोजन में अवश्य करिए, बंदरों को खिलाइए। अगर हो सके तो सूर्य को अर्घ अवश्य ही दिया करिए, हो सके नहीं, ये परम आवश्यक है। शिव जी के मंदिर का दर्शन आप प्रत्येक लोगों को, जो सनातनी हैं, उन्हें अवश्य करना चाहिए। विशेषतः अगर मंदिर धोने को मिल जाए तब तो और भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। क्या बताऊं, पूजा पाठ में आपका मन जो है वो ठीक है, पर आपके पास मन करता है कि पूजा करूं, पर आपके पास समय नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति रेगुलर नहीं हो पाता, वो जैसे ही पूजा पाठ में थोड़े दिन बीतता है तब उसको आर्थिक तंगी दिखाई देने लगती है, इस वजह से वो पूजा छोड़ देता है। ऐसा कई बार होगा आपकी कुंडली में। विद्या पक्ष आपकी कुंडली में ठीक है, पर वो कई बार उतनी उत्कृष्टता से आपके साथ उपस्थित नहीं होती है। अनुभव आपके पास ज़्यादा अच्छा है, आपके उम्र से जो बड़े लोग हैं उनसे भी ज़्यादा आपके पास अनुभव है, पर अवस्था ये है कि उनके पास काम ज़्यादा है, इस वजह से उन्हें लगता है कि उनके पास अनुभव है, पर उनसे कम अनुभव आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। ये बात भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य जनित समस्याएँ तो मैं देखता हूँ, बड़े बेटे या बड़ी बेटी जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतान पक्ष से और भवन भूमि वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में है, उसको लेकर के परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कष्ट भरे दिन कब आएंगे, इस पे विचार करते हैं। चंद्रमा की दशा थोड़ी सी दिक्कत वाली बीतेगी। मंगल 25% के साथ परिणाम करेंगे जब भी आएंगे। बुध आपकी कुंडली में आपको थोड़े से सहज स्वाभाविक बालकपन की स्थिति में लेके जाएंगे। गुरु अनुभव देंगे। शुक्र फिर से वापस आपको थोड़े से जो है वो धीरे धीरे ऐसा बना देंगे कि मन ना करे कुछ भी करने का। शनि आपकी कुंडली में आलसी बनाएंगे। राहु और केतु अनुभव से कमज़ोर हैं, इस वजह से उनको बल देने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बता दूं, बिनसुपक बल और बल वगैरह के आधार पर षडबल वगैरह में आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा बल जो है वो मैं समझ रहा हूं कि बुध के पास है और शुक्र के पास है। ऐसी अवस्था में आपकी कुंडली में शुक्र के पास भी बल बढ़िया है, बुध के पास भी बल बढ़िया है, और बिनसुपक बल और आदि के आधार पर, पॉइंट के आधार पर बुध के पास बल ठीक है। मतलब आपकी कुंडली में बुध, जो कि जन्म कुंडली के पंचमेश होते हैं, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। और आपने देखा भी है बुध और यहाँ भी बुध अच्छे बैठे हैं, तो खराब कहीं से वो नहीं है। अब एक बात और भी बता दूं, सूर्य आधा, चंद्रमा और मंगल अशुभ परिणाम देते हैं। इस वजह से उनकी दशाओं में अगर व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके सामंजस्य और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। मंगल आपकी कुंडली में आधा परिणाम करेंगे, अच्छा और बुरा के बाद बुध भी अच्छा और बुरा में से जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली में अशुभ परिणाम देंगे। हालांकि वो आपकी कुंडली में फिर भी जब भी वो आएंगे तो अशुभ लक्षणों को दिखाने के बाद वो शुभ लक्षण दिखा करके ही वापस जाएंगे। और बाकी शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सब आपकी कुंडली में अच्छे होंगे, खराब नहीं है। शुक्र और शनि तो वैसे भी अच्छे हैं। राहु और केतु में से केतु ज़्यादा अच्छा होगा, राहु थोड़ी मेहनत करवाएगा। ये बात इतनी सी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। वर्ष कुंडली बता देता हूँ। आपकी कुंडली में अभी और भी चीज़ें बदलेंगी अगले वर्ष से, मतलब मई जून के बाद। और एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली के आधार पर अभी वर्तमान का जो गोचर चल रहा है, इसके आधार पर धनु राशि है, तो शनि जो है वो मकर के हैं। थोड़ी सी अवस्था बदलेगी उनकी, तो फिर आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और जैसे आपकी कुंडली में राशि में जो स्थिति बन रही है, उसके आधार पर गुरु जो हैं वो आपकी राशि से चतुर्थस्थ जाएंगे, तो वो भी अगले वर्ष अप्रैल में बदलेंगे या जब भी बदलेंगे। तो उनकी स्थिति के बदलने के साथ आपकी कुंडली में जैसे ही उनका मेष में जाना होगा, आपके लिए लाभदायक स्थिति बनने लगेगी। क्लियर है? तो थोड़ा इंतजार है, उसके बाद तो चीज़ें बदल जाएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।